अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम डतुरापाइजिन के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप डतुरापाइजिन के केस को आइडेंटिफाई करें। और इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके जो डिफरेंट साइन सिम्टम होते हैं उसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपको वो सारे साइन सिम्टम याद नहीं है तो सिंपल निमोनिक ये है कि आप 9 Ds को याद करें। इसके थ्रू पर आपको डतुरापाइजिन के साइन सिम्टम को पता चलेगा। उनमें सबसे पहले है ड्राइनेस ऑफ माउथ, फिर है डिस्फेजिया, फिर है डिसआर्थरिया, फिर है डायलेटेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल, फिर है डाइप्लोपिया, फिर ड्राई हार्ड स्किन, फिर ड्रंकन गेट, फिर डिलीरियम और फिर ड्राउजीनेस। तो ये जो 9 Ds है जो मैंने आप लोगों को बताए, इनके तौर पर आप डिफरेंट जो साइन सिम्टम है उसके तौर पर आप पहचान सकते हैं कि ये डतुरापाइजिन है या नहीं। उसके बाद फिर हम ट्रीट करते हैं। तो हम इसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि सबसे पहले हम इमेटिक्स देते हैं। इमेटिक्स यानी वोमिटिंग काजिंग जो ड्रग होते हैं वो देते हैं, ताकि जो उन्होंने इंजेस्ट किया है उसको वोमिटिंग के थ्रू निकाले। इसके बाद फिर हम गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज में हम टेनिक एसिड के थ्रू करते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट और एक्टिवेटेड चारकोल। लेकिन इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि जब हम पहला डोज देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का, तो उसके साथ हम एक कैथार्टिक भी देते हैं, यानी सर्बिटोल जो है ना उसके साथ हम देते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है एंटीडोट। पहले हमने गैस्ट्रिक लेवाज किया, पहले इमेटिक्स दिए, फिर गैस्ट्रिक लेवाज किया और फिर हम जो इसका एंटीडोट होता है जो कि है एंटीडोट ऑफ डतुरापाइजिन। तो एंटीडोट में एक रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज एजेंट होता है जिसको बोलते हैं फाइजोस्टिग्मीन सैलिसिलेट। फाइजोस्टिग्मीन सैलिसिलेट ये क्या करता है? ये बुनियादी तौर पर रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर होता है और ये डायरेक्टली जो CNS के जितने भी इफ़ेक्ट है डतुरा के उसको इन्हें इंटेगोनाइज करता है और उसके एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी जो है ना उसको ख़त्म करता है। तो ये एक एंटागोनिस्ट एंटीडोट है डतुरापाइजिन का। और इसको जो हम देते हैं 0.5 to 1 मिलीग्राम, 0.5 to 1 मिलीग्राम डोज में हम देते हैं इन केस ऑफ डतुरापाइजिन। इसके बाद हम पाइलोकार्पिन भी देते हैं जो कि एट्रोपिन को एंटागोनाइज करते हैं। पाइलोकार्पिन भी हम देते हैं 5 to 15 मिलीग्राम, 5 to 15 मिलीग्राम पाइलोकार्पिन भी देते हैं। इसके अलावा परगेटियोस भी देते हैं और उसके साथ साथ कोलोनिक लेवाज भी करते हैं, यानी कोलोन में जो उसके साइड इफ़ेक्ट है उनको ख़त्म करने के लिए हम गैस्ट्रिक लेवाज के साथ कोलोनिक लेवाज भी करते हैं। और यहाँ पर चूँकि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम टेपिड स्पंजिंग करते हैं उसको टेम्परेचर कम करने के लिए। और सीजर को कम करने के लिए फिर हम डाइज़ेपाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉर्फिन हम नहीं देते, सिर्फ डाइज़ेपाम देते हैं। चूँकि यहाँ पर डिलीरियम भी होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट देते हैं। और यहाँ पर चूँकि ये रिस्पायरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है तो हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन करते हैं और ऑक्सीजन इनहेलेशन भी करते हैं। और इसी तरह हेमोडायलिसिस और हेमोपरफ्यूजन भी यहाँ पर मोस्टली वो इनइफेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी हम बास केसेस में करते हैं। और चूँकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना उस स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रिटेंशन होता है, तो उसके लिए हम यूरिनरी फुली कैथेटर पास करते हैं ताकि यूरिनरी रिटेंशन के सिम्टम ख़त्म हो। तो जब हमारे साथ उस पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं, तो जब उसके टंग, उसका जो ज़बान होता है, जब वो गीला होना शुरू हो जाता है और इसी तरह उसके जो प्यूपल है वो भी नॉर्मल की तरफ आना शुरू होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो है ना बंदा नॉर्मल की तरफ जा रहा है। अब हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग और मेडिकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डतुरापाइजिन की तरफ आते हैं। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में एक एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग हमें नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर एस्फाइक्सिया के जो सिम्टम है वो यहाँ पर हमें मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना मेनली रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है। अगर हम इंटरनल फाइंडिंग की बात करें तो इंटरनल में इम्पॉर्टेंट ये है कि चूँकि
जो डतोरा के सीड्स होते हैं ये पट्रीफेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, पट्रीफेक्शन के नतीजे में ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो आफ्टर द डेथ भी अगर आप डेड बॉडी की ऑटोप्सी करें, उसको इंटरनल विसरा को एग्जामिन करें, तो स्टमक में आपको डतोरा के सीड्स मिलेंगे। ये एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। और यहाँ पर जो स्टमक का म्यूकोजा होगा वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन के चेंजेस भी नज़र आएंगे। अगर लंग्स को हम देखें तो लंग भी कंजेस्टेड और एडिमेटस हमें मिलेंगे। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग हो गई। अब हम आते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में यह है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो है कि ये स्टूपिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टूपिफाइंग एजेंट के तौर पर इसका मतलब ये है कि चूँकि डतोरा बुनियादी तौर पर एक डिलीरियन पॉइजन है, तो ये स्टूपिफाइंग यानी दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसके दिमागी तवाज़ुन को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो चोर होते हैं, किडनैपिंग और रेप के केसेस में भी ये इस्तेमाल करते हैं। और इसको रेल रोड पॉइजन भी बोलते हैं। ये एक MCQs का पॉइंट है कि डतोरा को रेल रोड पॉइजन भी बोलते हैं। ये मुख्तलिफ चोर जो है ना डकैती वगैरह के लिए, रेप के लिए या किडनैपिंग के लिए ये पॉइजन जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से इसको स्टूपिफाइंग एजेंट या रेल रोड पॉइजन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है ना सुइसाइडल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ एक्सीडेंटली, मोस्टली ये जो है ना एक्सीडेंटल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चिल्ड्रन है। जब चिल्ड्रन इसके फ्रूट को चबाते हैं तो उसके नतीजे में फिर उसको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट जो मैंने आप लोगों को बताए वो महसूस होते हैं। इसके अलावा जो चाइना में हर्बल मेडिसिन होते हैं, जो यानी एलोपैथिक जो चाइना में मेडिसिन होते हैं, होम्योपैथिक चाइना से हर्बल मेडिसिन, वहाँ पर जो एट्रोपिन अल्कलाइड है वो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो COPD होती है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अफ्रीका में जो है ना इसका जो आम इस्तेमाल है डतोरा का, वो अस्थमा और पल्मोनरी यानी जो लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ औक़ात जब उनको पता नहीं चलता तो फिर एक्सीडेंटली वो फेटल डोज में लेते हैं और उसके बाद फिर वो जो है ना डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट महसूस करते हैं। इसके अलावा ये जो है ना होमिसाइडल केस में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ लोग इसको एफ्रोडिजिक पर्पसेस के लिए यानी टू इंक्रीज सेक्सुअल पावर, इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ बाज़ लोग जो है ना इसको रिक्रिएशनल हालुसिनोजन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी चूँकि ये एक हालुसिनोजन है, तो बाज़ लोग का जब कोई टेंशन वगैरह होता है तो एंजाइटी वगैरह को रिलीव करने के लिए फिर ये डतोरा को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके रिक्रिएशनल हालुसिनोजन के इफ़ेक्ट होते हैं।